सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 19 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने जो पाकिस्तान का एक टेरर बेस्ड ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको पहलगाम टेरर अटैक के लिए बेसिकली फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में जो है ऐड किया है अपनी, है ना। तो ये बेसिकली है क्या, ये पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर ग्रुप है जो लश्कर तैयबा जो है एक फ्रंट है ना, जिन्होंने जो 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 लोग की जो है बेसिकली शहीद हो गए थे, मारे गए थे। और ये 2008 के बाद जो है मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था उसमें सबसे बड़ा सिविलियन अटैक माना जा रहा था, है ना, 2008 के बाद। और इंडिया ने यूएस के इस डिसीज़न को वेलकम किया है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बताया। और इसके साथ इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर जो टीआरएफ है उसको यूनाइटेड नेशंस में और क्वाड में जो है कि जैसे फोरम्स में इशू उठाया इसका, है ना। और एविडेंस भी प्रेजेंट किया गया 1267 सैंक्शंस कमेटी में, है ना, पहलगाम टेरर अटैक पे। तो ये 1267 सैंक्शंस कमेटी क्या है, तो ये एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर एक स्पेशल कमेटी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है टेररिस्ट और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको उन पे सैंक्शंस लगाती है ना। और सैंक्शंस कैसे लगाए जाते हैं, सैंक्शंस जैसे कि एसेट फ्रीज कर देना उनके, है ना, एसेट फ्रीज हो गया, ट्रैवल बैन कर देना या आर्म्स पे एम्बार्गो लगाना, ये सब चीज़ें करती है ना। और इंडिया ने टीआरएफ को टेरर आउटफिट भी घोषित किया हुआ है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस गुजरात रिफाइनरी फॉर बाइंग रशियन क्रूड। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने एक नए सैंक्शंस पैकेज के तहत जो है गुजरात की जो कंपनी है, गुजरात की नायरा एनर्जी लिमिटेड, उस पर जो है सैंक्शंस लगा दिए हैं। और नायरा में रशिया की जो एक कंपनी है रॉसनेफ्ट, उस कंपनी का बेसिकली 49.13% स्टेक है। और ये रिफाइनरी इंडिया की जो है सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है ना, जो रोज़ जो है 4 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करती है। और ये एक्शन तब आया जब यूएस कांग्रेस भी रशिया को जो है तेल खरीदने वाले देशों जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील पर नए सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है है ना। और साथ ही जो है रशियन क्रूड से बने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी यूरोपियन यूनियन जो है पूरा यूरोप वाइड बैन लगाया गया है। और जो पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस पर भी फुल ट्रांजैक्शन बैन है ना। तो यूरोपियन यूनियन का क्लियर मैसेज है रशिया की वॉर कैपेसिटी को कमज़ोर करना और यूक्रेन को सपोर्ट करना। नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन ये बेसिकली रशिया से जर्मनी नेचुरल गैस पाइपलाइंस हैं, है ना, जो बाल्टिक सी से गुजरती हैं। तो ये भी रशिया टू जर्मनी यूरोप को हो रहा है ट्रांजैक्शन, तो इस पर भी फुल स्केल बैन है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली जज चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट प्रोब फॉर्मर सीजीआईज एक्शंस इन कैश केस। तो जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस पे को चैलेंज किया है ना, इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस को, जिसमें उनके रिमूवल की सिफारिश की गई है। और इंक्वायरी में ये क्लेम किया गया कि उनके रेजिडेंस के स्टोर रूम में एक फायर एक्सीडेंट के बाद अनअकाउंटेड कैश मिला, है ना। तो ये जो कमेटी है ये बेसिकली एक्स जो सीजीआई हैं संजीव खन्ना जी ने उन्होंने बनाई थी, है ना। और जिसका रिपोर्ट पीएम और प्रेसिडेंट को भेजा गया, लेकिन जस्टिस वर्मा ने रिज़ाइन करने से इनकार कर दिया। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि जो है इन हाउस जो प्रोसेस इंक्वायरी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो जज को हटाने का जो राइट है वो सिर्फ जो है पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 124 और 218 के तहत। और जजेस जो इंक्वायरी एक्ट है 1968 के हिसाब से स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना। तो अब देख लेते हैं क्या प्रोसेस है पूरा एक किसी भी जज को इम्पीच करने का। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या जो है हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है ना, जब उस एक मोशन पास हो दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है, इन्हीं 2 ग्राउंड्स पे निकाला जा सकता है। तो अब बेसिकली होता क्या है, पहले मोशन इनिशिएट किया जाता है
है ना, किसी भी हाउस में कर सकते हैं, इन आइदर हाउस मोशन इनिशिएट करते हैं। वो मोशन साइन होना चाहिए एटलीस्ट 100 लोकसभा, अगर लोकसभा में तो 100 लोकसभा एमपीज से, या फिर राज्यसभा में तो 50 राज्यसभा एमपीज ने साइन किया हो। फिर उस मोशन को स्पीकर राज्यसभा, लोकसभा में और राज्यसभा में चेयरमैन एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी। तो ये कमेटी में कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, और एक हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश कोई भी लीगल एक्सपर्ट है ना, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट कोई भी। अब ये कमेटी क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है और रिपोर्ट सबमिट करती है। अगर जज जो है वो गिल्टी फाउंड होते हैं, है ना, तो मोशन प्रोसीड किया जाता है, मोशन प्रोसीड किया जाता है। अगर नहीं मिलते हैं गिल्टी तो जो है प्रोसेस वहीं एंड हो जाता है। और फिर उसके बाद में मोशन अब ये दोनों हाउस में पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा में, बोथ हाउस, ठीक है, में पास होता है। वो भी स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए इसके लिए। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ जो है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना, पास होने के लिए। और अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है मोशन जो है, और उसके बाद फिर जो है प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, प्रेसिडेंट रिमूवल को ऑर्डर देते हैं, है ना, और फिर वो इम्पीच हो जाते हैं जज। तो ये पूरा प्रोसेस है, बट वो बोल रहे हैं इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, और इन हाउस इंक्वायरी कमेटी जो है ये बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली वर्क ऑन फर्स्ट फेज ऑफ जंगल सफारी इन अरावलीज टू बिगिन सून, हरियाणा मिनिस्टर। तो अरावलीज रेंज जो है ना, उसमें हरियाणा के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर ने जो है अनाउंस किया है कि 10,000 एकड़ जंगल सफारी बेसिकली प्रोजेक्ट का पहला फेज़ जल्दी शुरू होगा, और ये गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, और ग्रीन टूरिज़्म को प्रमोट करेगा, ऐसा बोला उन्होंने। और बोला वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ बनेगा, नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने की आइडेंटिटी देगा। और लेकिन ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल है। इसमें 37 जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं उसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखा और इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने की डिमांड की। उनका कहना है कि ये सिर्फ टूरिज़्म फुटफॉल बढ़ाने के लिए, और इसका असली एम जो है अरावली की कंजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे ओनम के बारे में है, विद ओनम राउंड द कॉर्नर कोकोनट ऑयल प्राइस सिंज हाउस होल्ड बजट इन केरला। तो ओनम बेसिकली केरला का एक फेस्टिवल है ना, जो प्रमोट करता है यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी और केरला की कल्चरल आइडेंटिटी को, है ना। और अभी बोनालू फेस्टिवल भी होने वाला है। तो बोनालू कहाँ का फेस्टिवल है? बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स फेक वेरीफाइड एक्स अकाउंट्स इन हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट केस सुना गया जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने प्रूफ के तौर पर एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट दिखाया, है ना, फेक सोशल मीडिया अकाउंट दिखाया, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका के नाम से जो ट्विटर है, जो फॉर्मली ट्विटर था, एक्स पर बनाया गया, है ना। और सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने ये बताया कि जो है ये अकाउंट सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, जिसका असली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और सरप्राइजिंग बात ये है कि जो है एक्स ने इसे वेरीफाई भी कर दिया। और उनका कहना है कि अगर ऐसे अकाउंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, है ना, तो कोई भी अनोनिमस यूज़र के लिए मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस डिमॉन्स्ट्रेशन का एम दिखाना कि जो है दिखाता है कि जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने वल्नरेबल हैं मिस यूज़ के लिए। और ये सब बेसिकली जिसमें एक एक्चुअली हुआ कि इसमें कि एक्स ने सेंटर पर जो है और स्टेट्स पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को जो कि ब्लॉक करने के ऑर्डर्स आए थे आईटी एक्ट के अंडर और सेक्शन 1979 में को चैलेंज किया था जो है एक्स ने सेंटर को। और एक्स ने सेंटर के जो सहयोग पोर्टल है उसको भी चैलेंज किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, है ना, कि बोला था कि जो है ये एक सेंसरशिप टूल है। और कोर्ट ने सेंटर के इंटेंट को बेसिकली समझा, और हियरिंग के बाद जो है एक्स के जो लॉयर हैं उन्होंने कंफर्म किया कि फेक अकाउंट सब सस्पेंड हो चुके हैं। और एक्स ने खुद को रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हाउस के जो है फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इंडिया कॉशियस अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स ऑन रशियन ऑयल।
तो इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के नए सैंक्शंस जो यूरोपियन यूनियन ने लगाए हैं गुजरात की रिफाइनरी पे, है ना, और उसमें बोला है कि जो है इंडिया किसी भी यूनिलेटरल एक तरफा जो है सैंक्शंस को नहीं मानता और देश अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस का पालन करता है। और ये स्टेटमेंट तब आया जब यूरोपियन यूनियन ने रशिया के खिलाफ फ्रेश सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, है ना, और जिसमें गुजरात की कंपनी का भी नाम है। इंडिया ने कहा कि एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है ना, और जो ताकि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो की जा सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो नहीं होने चाहिए, स्पेशली जब एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, है ना। तो ये इशू रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में है, जहां वेस्ट ने रशिया पर जो है सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और को बैलेंस करता हुआ बेसिकली नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पर जो है टिका हुआ है। देखते हैं फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली निस्तार फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन इनटू नेवी। तो इंडियन नेवी ने अपना पहला इंडिजिनसली डिज़ाइंड और बिल्ड ड्रिवन सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार जो है को कमीशन किया है। कहाँ पे? बेसिकली विशाखापट्टनम में। और जो आईएनएस निस्तार बेसिकली 118 मीटर जो है लंबा है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और डीप सी सैचुरेशन डाइविंग और सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क डिज़ाइन किया गया है ना, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये वेसल एक मदरशिप की तरह काम करेगा फॉर डीप सबमर्जेंस जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस। मतलब अगर कोई सबमरीन डिस्ट्रेस में है तो उसे सेफली रेस्क्यू करना, है ना। और ये अचीवमेंट आत्मनिर्भर भारत के अंडर इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है ना। फिलहाल जो है नेवी के 57 नए जो वॉरशिप्स हैं वो पाइपलाइन में हैं और सभी जो है कंट्री में ही बन रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है, आज से हम बेसिकली आर्टिकल्स भी देखेंगे, है ना। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडियन इनइक्वालिटी एंड वर्ल्ड बैंक क्लेम्स। तो इसमें ये पूरा टोटल बताया हुआ है कि क्या इंडिया में इनइक्वालिटी कम हुई है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें अप्रैल 2025 में, जिसमें ये बोला गया था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में लगभग जो है वो ख़त्म हो गई है ना। और कंजम्पशन जो इनइक्वालिटी है वो 2011-12 और 23-24 के बीच में जो है वो काफ़ी कम हुई है ना, ऐसा बोला गया। और गिनी कोफिशिएंट जो कि बेसिकली इनइक्वालिटी को नापने का एक स्केल है, वो भी बोलते हैं 28.8 से 25.5 पर आ गया। तो अब ये बोलते हैं कि डेटा किस चीज़ पे बेस्ड है, ये जो आया है, बोल रहे हैं ये जो डेटा आया है ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 22-23 पर बेस्ड है ये। और ये मेथड जो है MMRP मेथड से लिया गया है। MMRP मेथड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड भी बोलते हैं, है ना। और ये अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग रेफरेंस पीरियड यूज़ किया जाता है इसमें, ताकि ज़्यादा डेटा कैप्चर हो सके, एक्यूरेट रहे। तो इसमें फ्री गवर्नमेंट सर्विसेज को भी एडजस्ट किया गया है। तो लेकिन क्रिटिसिज्म कहाँ पे आता है? क्रिटिसिज्म यहाँ पे आता है इस डेटा में कि ये सर्वे जो है एलीट जो है टॉप 5% की कंजम्पशन को कैप्चर नहीं करता है ना। इसलिए इनइक्वालिटी जो है अंडर एस्टिमेट हो गई और बोलते हैं कि इनइक्वालिटी कम दिखी इसमें। पर ये दिक्कत सभी देशों के सर्वे में होती है। इवन आफ्टर 95% ऑफ पॉपुलेशन के लिए इनइक्वालिटी में सुधार क्लियर है ना। अब इसमें फिर पॉवर्टी के कुछ नंबर्स देते हैं। जैसे बोलते हैं कि 2011 से 2023 के बीच में लगभग 27 करोड़ लोग पॉवर्टी से जो है वो बाहर आए हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड नीति आयोग, ठीक है। और हाउसिंग ऑन रोड्स की बात करें तो पक्का घर और जो पक्के रास्ते हैं वो बढ़े हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इम्पैक्ट बोलते हैं इस पे आया है। और 2011 में जो है 6% पुअर्स के पास जो है व्हीकल था, है ना। और जो है 2023 में अगर बात करें तो 40% के पास है, ऐसा बोलते हैं। बोल रहे हैं जो रूरल एरियाज़ के बॉटम 20% है उसमें हाउस होल्ड्स में फ्रेश फ्रूट्स लेना भी जो है 63% से 90% तक बढ़ गया है ना। इसमें इनकम इनइक्वालिटी की रियलिटी भी दिखाते हैं। इनकम इनइक्वालिटी रियलिटी में क्या दिखाते हैं कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है उसका डेटा वो फ्लॉड है ना, डेटा फ्लॉड है। और ये मान लेता है कि जो है बेसिकली 70 to 80% लोग इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं, है ना,
मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से, जो कि अनरियलिस्टिक है इसमें बोल रहे हैं, ठीक है। और इससे रिच का जो है शेयर वो ओवर एस्टिमेट होता है और पुअर्स का अंडर एस्टिमेट होता है। और इस डेटा के अनुसार जो है बॉटम जो 50% जो बॉटम का शेयर 13.9 से बढ़ के जो है 15% हो गया है ना, 2017 से 2022 के बीच में। और इसमें क्या बोलते हैं, टैक्स और पोस्ट लाइबिलिटी के बारे में बोलते हैं कि जो टॉप के 1% लोग हैं उनको जो है 42% पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो भरते हैं, है ना। और उनकी पोस्ट टैक्स इनकम एक्चुअली कम होती है, और जिसमें इनइक्वालिटी मेज़र जो है में कंसिडर नहीं किया जाता है ना, इनइक्वालिटी मेज़र में कंसिडर नहीं होता है। और वेलफेयर ट्रांसफ़र जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, फ्री राशन हो गया, ये सब 8% ऑफ जीडीपी से जो है वो ज़्यादा है ना, जो पुअर की रियल इनकम बढ़ाते हैं। और इसमें इश्यूज़ बताते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं, कि इश्यूज़ में बताते हैं कि जो है कि हाँ, क्वालिटी जो है हेल्थ और एजुकेशन एक्सेस में अभी भी इनइक्वालिटी है ना। पर इंडिया में कहानी सिर्फ जो है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी तक जो है सीमित नहीं है, अब वो प्रोग्रेस और एस्पिरेशन की भी कहानी है, ऐसा बोलते हैं इसमें। और तो इसमें वो बेसिकली टोटल बात करें तो जो है कंजम्पशन इनइक्वालिटी में गिरावट है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी का डेटा फ्लॉड है, ऐसा बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स और वेलफेयर स्टेट्स का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। मीडिया में इनइक्वालिटी पर डिबेट ऑफन सेलेक्टिव और एग्जैजरेटेड होती हैं, और फ्यूचर में जो है हमें बेटर इनकम सर्वे की ज़रूरत है, ऐसा इसमें पूरा कंक्लूड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, एग्रीकल्चर नीड्स मोर पब्लिक स्पेंडिंग नॉट जस्ट वन अम्ब्रेला स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर अभी एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई है, सेंट्रल स्कीम, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना जिसे बोल रहे हैं, जिसमें 36 एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं उसको मर्ज किया गया है 11 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की। और जो इसका एम है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और जो क्या बोलते हैं क्रेडिट एक्सेस, उसमें डिस्पैरिटी को दूर करना, है ना। और स्पेशली जो 100 लो परफॉर्मिंग जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें, जो नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा है। तो स्कीम अक्टूबर से बेसिकली राबी सीज़न में स्टार्ट होगी, है ना। अक्टूबर से राबी सीज़न में कब से स्टार्ट होगी, अक्टूबर से, जिसमें पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कुछ स्टेट स्कीम्स को भी सब्ज्यूम किया गया जाएगा। हर साल 24,000 करोड़ का जो है आउटले रखा गया है 6 साल के लिए। और इस स्कीम का फोकस क्या है, बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना और वैल्यू एडिशन लगाना देना, लाइवलीहुड क्रिएशन करना, सेल्फ रिलायंस फूड में, ऑयल सीड में और पल्सेस में लाना, ठीक है। तो ये सारा एम है इसका। और लेकिन दिक्कत ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जो है एग्रीकल्चर लगातार गिर रहा है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार गिर रहा है। और 2021-22 में जो है 3.53% था, जो 2025-26 में जो है 2.51% रह गया, तो गिर गया है ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। और स्कीम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स पर बेस्ड होंगी, जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन के गोल्स होंगे, है ना। 117 इंडिकेटर्स जो है से प्रोग्रेस मॉनिटर किया जाएगा। और पर स्कीम से जो है ये सक्सेस तभी होगी जब स्टेट्स, लोकल बॉडीज़ और जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं और एग्री यूनिवर्सिटीज़ और फार्मर ग्रुप्स, ये सब एक्टिवली इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे और शामिल होंगे, तब ये स्कीम जो है वो सक्सेसफुल होगी, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं, है ना। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली द मेंटल हेल्थ ऑफ पायलट्स से रिलेटेड है। इन द एलिफेंट इन द रूम। तो बेसिकली बोलते हैं कि जून 2025 में एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के बाद पायलट की मेंटल हेल्थ एक जो है हॉट टॉपिक है। और अब जो है तक 19 डॉक्यूमेंटेड केसेस हो चुके हैं जहां पायलट्स ने एयरक्राफ्ट क्रैश करके जो है सुसाइड किया है। जैसे जर्मन विंग्स 2015 का केस है। तो पायलट्स ऑफन स्ट्रेस फेस करते हैं, स्ट्रेस जैसे कि जेट लैग्स, स्लीप डिप्रिविएशन, कैरियर इनसिक्योरिटी, है ना, और ट्रेनिंग कॉस्ट, लो पे और वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये सब चीज़ें जो है वो स्ट्रेस फेस करते हैं।
और लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स छुपाते हैं क्योंकि डिस्क्लोज़र उनकी जॉब जो है खतरे में डाल सकती है। तो हार्वर्ड ने एक स्टडी की, उसमें बोला गया कि जो है 12.6% पायलट्स डिप्रेस्ड फील करते हैं और 4.1% ने सुसाइड का बेसिकली किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचा। इसलिए एयरलाइंस को प्रोएक्टिव होना चाहिए, है ना। जैसे पीयर सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, पेड लीव्स ड्यूरिंग फैमिली क्राइसिस, पेड लीव्स होनी चाहिए ड्यूरिंग फैमिली क्राइसिस के टाइम पे। और ट्रीटमेंट के लिए के साथ जो है फ्लाइंग अलाउ करना चाहिए। और जो यूएस ने मेंटल हेल्थ और एविएशन के लिए स्पेशल कमेटी बनाई है, और इंडिया का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है भी उसको भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और ओवर टेस्टिंग से जो है बेटर पायलट्स को एजुकेट करने और अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए। और बेसिकली जो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होती है, इसलिए जो है समझ और सेंसिटिविटी ज़रूरी है। और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी लॉ बनाना चाहिए जो पेशेंट सेफ्टी और प्राइवेसी दोनों को बैलेंस करे। और इसमें बोलते हैं कि हम रिस्क हटा तो नहीं सकते पर रिस्पॉन्सिबल मैनेज ज़रूर कर सकते हैं उसको। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे NCLAT स्टेज RI इंफ्रा इंसॉल्वेंसी ऑर्डर। तो NCLAT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल है। तो ये एक स्पेशल कोर्ट है ना, जहाँ उन डिसीजंस लिए जाते हैं के ख़िलाफ़ अपील सुनी जाती है। जो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने दिया होता है उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर के अपील है तो उसमें सुना जाता है। और ये जो ट्राइब्यूनल है बेसिकली कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर बनाया गया था। और NCL बेसिकली क्या सुनता है, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के मैटर्स में अपील सुनता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन के अगेंस्ट अपील की जा सकती है इसमें। और सेबी के कुछ ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ भी जो है वो अपील सुनती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और इसमें जज बेसिकली कौन होता है, एक चेयरपर्सन एक जज होता है ना, चेयर एक जज होता है और उसके साथ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं। तो एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का इंसॉल्वेंसी के केस जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अंडर डिसाइड किया गया हो और पार्टी उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो NCLAT में जो है अपील कर सकती है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का काम होता है बेसिकली जो कंपनी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना, जैसे इंसॉल्वेंसी हो गया, ऑपरेशन हो गया, है ना, और मिसमैनेजमेंट हो गया, मर्जर्स हो गए, वाइंडिंग अप हो गई किसी कंपनी की। तो ये सब केसेस देखती है ना कोई और अगर कंपनीज लॉ वायलेशन के केस को सुनता है ये, और जो है कंपनीज का वाइंडिंग मर्जर अप्रूव करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे US रिजेक्ट्स WHO ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पॉन्स अकॉर्ड। तो अमेरिका ने WHO के नए पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एग्रीमेंट जो है को रिजेक्ट कर दिया है, जो मई 2024 में 3 साल की बातचीत के बाद अडॉप्ट हुआ था। तो इस जो है एग्रीमेंट का मेन एम है कि जो फ्यूचर पैंडेमिक्स को जो है टाइमली वैक्सीन मिले, मेडिसिन्स मिले और डायग्नोस्टिक टूल्स सभी कंट्रीज़ तक जो है बराबर पहुंच सकें, जिसमें 20% जो है हेल्थ कमोडिटीज़ WHO को एलोकेट करना ज़रूरी होता। और लेकिन US ने कहा कि एग्रीमेंट पब्लिक इनपुट के बिना बनाया गया है और WHO को ज़्यादा पावर्स देता है हेल्थ इमरजेंसीज डिक्लेयर करने और हैंडल करने में। और उनका कहना है कि इसमें जो है उसे हुई लैंग्वेज बेसिक यूज़ हुई लैंग्वेज जो है वो वेग है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स जैसे सॉलिडारिटी पर फोकस करता है और ना कि तुरंत और इफेक्टिव एक्शन पर। तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम जो है US ने WHO से विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसका इम्पैक्ट अब भी है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली स्लोवेनिया पासेस बिल टू लीगलाइज असिस्टेड डाइंग। तो स्लोवेनियन की पार्लियामेंट ने असिस्टेड डाइंग को लीगल कर दिया है, जिससे पहले रेफरेंडम में लोगों को सपोर्ट मिला था। अब स्लोवेनिया भी यूरोपियन यूनियन के उन देश में शामिल हो गया जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया, जहाँ टर्मिनली इल पेशेंट्स को मारने के लिए जो है मेडिकल हेल्प मिलती है। तो इस लॉ के तहत जो है अगर किसी पेशेंट का जो है दर्द वो अनटॉलरेबल है और सभी ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हो गए हों तो वो मरने के लिए जो है मेडिकल असिस्टेंस ले सकता है ना। तो स्लोवेनिया ने पास किया असिस्टेड डाइंग बिल। फिर जो नेक्स्ट फिर अभी यहाँ पे इंडिया में क्या स्टेटस है यूथनेशिया का, कि इंडिया में जो एक्टिव यूथनेशिया है इंडिया में
दो टाइप का यूथनेशिया होता है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव यूथनेशिया में जो है जहाँ कि पेशेंट को जानबूझकर मारने के लिए इंजेक्शन या कोई मेडिसिन दिया जाता है, वो इल्लीगल है ना। और जो पैसिव यूथनेशिया है, जहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटा दिया गया जाता है, ये लीगल है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए इसमें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन यूथनेशिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डाई एंड विद डिग्निटी का हिस्सा है। और जो है लिविंग विल को भी अलाउ करता है, जिसमें कोई भी अगर मेंटली फिट पर्सन पहले से लिखकर बता सकता है कि अगर वो कोमा में चला जाए तो उसका ट्रीटमेंट जो है ना किया जाए, है ना। 2023 की गाइडलाइन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर सिंप्लीफाई किया। अब हाई कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है और सिर्फ मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल से काम जो है हो सकता है। पैसिव यूथनेशिया लीगल विद मेडिकल बोर्ड अप्रूवल और एक्टिव यूथनेशिया इलीगल, लिविंग विल अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसेस। ठीक है, तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। इसमें हमने आज से जो है 2 इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करना स्टार्ट किया है ना, ताकि होलिस्टिकली पूरा पेपर कवर हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।